बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड स्टूडेंट्स। आज जो है ना वो हम किंगडम फंजाई में से डिस्कस करने लगे हैं फोर्थ थर्ड क्लास थर्ड ग्रुप ऑफ फंगस। फर्स्ट टू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जो थे जाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिडियोमाइकोटा, also named as Basidiomycetes and commonly named as club fungi। अब इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, इसमें ये फंगस के हाइफी हैं और इन हाइफी के ऊपर जो है ना वो सेल्स ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने के बाद मियोसिस के प्रोसेस से वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्हें हमने कहा है बेसिडियोस्पोर्स। ये डिप्लॉइड हाइफी से जब हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और क्योंकि ये सारे बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखिए ये जो नीचे इनकी स्टॉक्स है ये बेसिडियम है और ये बेसिडियम क्योंकि क्लब की फॉर्म में लगी हुई है, क्लस्टर्स की फॉर्म में लगी हुई है, दैट्स व्हाई बेसिडियोमाइकोटा आर कॉमनली नेम्ड एज क्लब फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइकोटा, जो मैंने अभी आपको बताया। बेसिडियोस्पोर्स बोर्न ऑन क्लब शेप्ड फंजाई। बेसिडियोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स हैं जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फंगस के दो हाइफी, जैसा कि ये एक ब्लैक वाला है स्ट्रेन और ये दूसरे स्ट्रेन को मैं ब्लू से शो कर रही हूँ। ये क्या करते हैं, फर्स्टली अपना साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं और फिर न्यूक्लियस जो है ना वो सेम सेल में आ जाते हैं इस तरह से। ये देखिए एक जो है ना वो एक स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, दूसरा दूसरे स्ट्रेन का न्यूक्लियस है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक। जब एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं और वो दो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स के हैं, ऐसी दो डिफरेंट हाइफी के हैं जिनमें जेनेटिक डिफरेंस है, तो इन्हें हम डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। बेसिडियोमाइकोट्स के पास भी एस्कोमाइकोट्स की तरह एक लंबा डाइकैरियोटिक फेज चलता है। बेसिडियोमाइकोट्स के फेमस मेंबर्स मशरूम्स हैं। अगर हम मशरूम्स का एक छोटा सा सेक्शन कट करके उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें तो उनमें इस तरह के डाइकैरियोटिक हाइफी नजर आएंगे। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती तब तक ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते। साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना प्लाज्मोगेमी और न्यूक्लियस का फ्यूज होना कैरियोगेमी कहलाता है। तो प्लाज्मोगेमी हो जाती है, कैरियोगेमी लंबे अरसे तक नहीं होती जब तक सूटेबल कंडीशन नहीं आती। जैसे ही सूटेबल कंडीशन आती है तो ये बेसिडियम बनते हैं, फिर इनमें मियोसिस होती है और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। इन डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस और मियोसिस से आगे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइकोट्स के पास अनकॉमन है। ज्यादातर ये बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं। हाइफी इनके जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया यूनिन्यूक्लिएट हाइफी होते हैं नॉर्मली। देखिए हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन जब इनके हाइफी आपस में फ्यूज होते हैं तो वो बायन्यूक्लिएट यानी कि डाइकैरियोटिक हो जाते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड तक वो डाइकैरियोटिक ही नजर आते हैं, फेवरेबल कंडीशंस जब तक नहीं आ जाती। ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल दी हाइफी आर सेपरेट। देखिए सेपरेट हाइफी है, सब सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, देखिए एक एक न्यूक्लियस के साथ हैं। ड्यूरिंग वन फेज, बट एक फेज में जैसे वो मियोसिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो फिर वो बायन्यूक्लिएट हो जाते हैं, बाय मींस टू, एंड बायन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक ड्यूरिंग रिमेनिंग लेंथी फेज। बाकी लंबा टाइम जो है ना वो डाइकैरियोटिक फेज में रहते हैं जब तक वो मियोसिस करके बेसिडियोस्पोर्स नहीं बना लेते। कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मशरूम्स जो एडिबल भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, रस्ट जो कि मकई की फसल को लग जाती है, स्मट जो कि गंदम की फसल को लग जाती है, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, इनमें भी एडिबल स्पीशीज शामिल है। अभी फिलहाल हम बेसिडियोमाइकोट्स को रस्ट और स्मट के रेफरेंस से स्टडी करेंगे बिकॉज ये जो है ना ये नोटोरियस पैथोजेंस हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। दैट्स व्हाई अभी हम डिस्कस करेंगे
पक्सीनिया स्पीशीज, पक्सीनिया जो है ना वो साइंटिफिक नेम है किसका, रस्ट फंजाई का। पक्सीनिया स्पीशीज आर मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई एंड अस्टिलागोस स्पीशीज आर मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई। पक्सीनिया क्या है, रस्ट वाली स्पीशीज है फंगस की जो कि रस्ट जंग के कलर की होती हैं, और अस्टिलागो स्पीशीज क्या है, स्मट फंजाई है, ब्लैक कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। आगे फर्दर जो है ना वो इनको डिस्कस किया हुआ है कि इनका नाम रस्ट और स्मट क्यों रखा गया, वो इनके कलर्स की बुनियाद पर। रस्टी स्पोर्स जंग के कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे और स्मट मतलब ब्लैक कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे। रस्ट आर कॉल्ड सो, इन्हें क्यों रस्ट कहते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूमरस रस्टी ऑरेंज येलो कलर्ड डिजीज स्पॉट ऑन देयर होस्ट सरफेस। ये जब मकई की छलियों के ऊपर लगते हैं तो ये रस्ट कलर के जो है ना पैचेस बना देते हैं उनके ऊपर, मोस्टली स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर, लेटर रिवीलिंग ब्रिक रस्ट रेड स्पोर्स, फिर उनमें से जो है ना वो रेड और रस्ट कलर के स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले फंगस प्लांट के ऊपर अटैक करती है क्योंकि पैरासाइटिक फंगस है, और फिर उसके बाद वो उसी के ऊपर रिप्रोडक्शन करके उसी के ऊपर से स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। स्मट को क्यों स्मट कहते हैं, स्मट आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक डस्टी स्पोर मैसेज दैट रिजेंबल सूट और स्मट। ब्लैक कलर का पाउडर जो है ना उससे रिजेंबल करने वाले स्पोर्स होते हैं, गंदुम के दानों के अंदर छुप के ग्रो करते रहते हैं। ऐसे बाहर से गंदुम ही लगती है लेकिन जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं तो अंदर से ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, दैट इज नेम्ड एज सूट और स्मट। सो स्टूडेंट्स अभी जो है ना वो हम स्मट का लाइफ साइकिल डिस्कस करने लगे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है ये वाली डायग्राम से। इसमें मैंने एक गंदुम का पौधा है, ये हमने वीट के ऊपर जो है ना वो अटैक देखना है कि किस तरह स्मट जो है ना अस्टिलागो स्पीशीज गंदुम के ऊपर अटैक करती है और किस तरह वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशंस में भी जाना शुरू कर देती है। ये स्मट की ना एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक फसल के अंदर छुप के बैठी रहती है और फिर उसी के बीच जब हम अगली फसल के लिए बोते हैं ना तो फिर पूरी फसल में हर पौधे में और हर दाने में ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अभी देखेंगे हम पॉइंट 1, कर्नल किसे कहते हैं, गंदुम के दाने को। कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, गंदुम के दाने की मेम्ब्रेन टूट गई। टीलियोस्पोर्स ब्लोन अवे बाय एयर, इन्होंने जो स्पोर्स प्रोड्यूस किए हैं उनको नाम क्या दिया है हमने यहाँ पर, टीलियोस्पोर्स। वैसे तो वो बेसिडियोस्पोर्स ही हैं, अगर हम बेसिडियोमाइकोटा का नेम देखेंगे तो फिर वो बेसिडियोस्पोर्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने उनको जो है वो स्पेसिफिक कहा है इसलिए हमने उनको नाम दिया है टीलियोस्पोर्स। कर्नल मेम्ब्रेन, गंदुम के दाने की मेम्ब्रेन टूटेगी और उसमें से टीलियोस्पोर्स हवा में फैल जाएंगे, और जब वो हवा में फैल जाएंगे तो फिर वो एक हेल्दी पौधे के ऊपर भी जाके जाहिर बात है गिरेंगे। फसल के अंदर अगर एक पौधे में टीलियोस्पोर्स हैं और वो हवा से उड़ते हैं तो वो उस फसल में लगे हुए और प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये एक हेल्दी प्लांट है। टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन हेल्दी प्लांट्स, और जब वो उन हेल्दी प्लांट्स पे ग्रो करेंगे तो फिर वो उन गंदुम के दानों के अंदर एम्ब्रियो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एम्ब्रियो से तो नया प्लांट निकलना है, तो जब ये गंदुम के दाने अगली फसल के लिए बोए जाएंगे तो ये फिर उस पौधे के साथ साथ ग्रो करेंगे और फिर पूरी फसल में जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देंगे और बहुत सारा नुकसान होगा। थर्ड पॉइंट क्या है ये देखें, ये हेल्दी प्लांट के ऊपर टीलियोस्पोर्स गिरे, टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट ऑन फ्लावर और ये उसके ऊपर लगे हुए फ्लावर्स में ग्रो करना शुरू कर देंगे। डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन्फेक्ट्स ओवरी, और ओवरी के ऊपर अटैक, ये देखें ये मैंने ब्लू कलर से ना बीच में दो न्यूक्लियाई शो किए हैं, डाइकैरियोटिक हाइफी शो किया है। ठीक है, डाइकैरियोटिक हाइफी कैसे शो किया है मैंने, इस तरह ब्लू से 2 न्यूक्लियाई शो किए हैं, ये ओवरी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये स्पोर है, इसमें से ये हाइफी निकले हैं और ये ओवरी है जिससे बाद में सीड बनना है। तो ये थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है माइसीलियम इन्वेड्स पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन सीड। अब वो एम्ब्रियो तक पहुंच गए हैं और एम्ब्रियो तक पहुंचने के बाद वो डोरमेंट हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, वेट करते रहेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट फसल के लिए इन सीड्स को लगाया जाएगा तो उसमें से जो नए गंदुम के पौधे निकलेंगे
उनमें भी फंगस होगी, और जो आगे बीज बनेंगे, गंदम के दाने बनेंगे, उनमें भी फंगस होगी। ठीक है, सो ये देखिए स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट के बाद ये है 5th पॉइंट, माइसीलियम बिकम्स डोरमेंट इन एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो में खामोशी से बैठी रहेगी माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, दैट इज मेड अप ऑफ हाइफी ऑफ इन्फेक्टेड वीट कर्नल्स। ये गंदम के दानों में चुप के बैठेगी। नंबर 6, माइसीलियम इन्वेड्स द यंग सीडलिंग, और जैसे ही हम इस बीज को मिट्टी में लगाएंगे तो इसमें से एक सीडलिंग निकलेगा। सीडलिंग क्या होता है? बीज से निकलने वाला पहला पौधा, जिसके पास एक छोटी सी रूट और एक छोटी सी शूट मौजूद होती है। जैसा कि ये देखें, इसके पास रूट्स और शूट मौजूद है। फिर जब हम इसे थोड़ा सा देखेंगे, इसके सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ब्लू से लाइंस शो की हैं, ये सारे मैंने फंगस के हाइफी शो किए हैं। तो उस प्लांट के सेल्स के अंदर, उन सेल्स की ग्रोथ के साथ साथ फंगस के हाइफी भी ग्रो करेंगे। और आगे क्या होगा? पॉइंट 7, माइसीलियम फॉलो द ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। माइसीलियम भी क्या करेगा? पौधे की ग्रोथ को फॉलो करता करता खुद भी ग्रो करना शुरू कर देगा। माइसीलियल सेल्स इन कर्नल बिकम टीलियोस्पोर्स, फिर उनमें मियोसिस होगी और वो टीलियोस्पोर्स बन जाएंगे। वो टीलियोस्पोर्स फिर से जो है ना वो हवा में उड़ेंगे और फिर से नेक्स्ट जनरेशन में तबाही करेंगे। 9th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कर्नल्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स फिल्ड विद टीलियोस्पोर्स। अब जो नया गंदम का पौधा निकलेगा, उसके स्टेम में, उसके लीव्स में, उसके ऊपर लगे हुए गंदम के दानों में उसको ब्रेक करेंगे तो सिर्फ टीलियोस्पोर्स होंगे और पूरी फसल जो है ना वो इस तरह से तबाह हो जाएगी। डोरमेंसी की एबिलिटी इनकी यूनिक मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके हाइफी, इनकी कॉमन एग्जांपल्स और इनके 2 फेमस नोटोरियस पैथोजेंस और लाइफ साइकिल ऑफ स्मट इन वीट प्लांट डिस्कस करना है। इस साइकिल को आपने लॉन्ग के लिए याद कर लेना है। ठीक है, इसके साथ थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से ड्रॉ करना सीखें। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।